एज अ फास्ट बॉलर में एक ऐसा दिन आएगा जब आप काफ़ी सारे रन खाओगे, बट इसका मतलब नहीं होता कि आप खराब बॉलर हो। कोई भी बल्लेबाज बड़ी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पाया। मुझे पता है कि शामी ने हथियार नहीं डाले, बट वो आउट ऑफ ऑप्शन हो गए थे। आपके पास ईडन मार्करम जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है जो ओपनिंग नहीं करते हैं। आपका दिन जिस दिन नहीं होता ना, आप कोशिश तो सारी करते हो। आयुष बदोनी को आप आगे नहीं भेज सकते जब 250 का स्कोर। क्या शामी का दिन नहीं था, उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। ईडन मार्करम दोनों सेट बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। मेन आपका इशू है वो है पूरन के बैट से रन नहीं आ रहे। तो पूरी तरीके से शाम पंजाब किंग्स के नाम उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा हमारे साथ जुड़ते हुए। ऑब्वियसली वो बल्लेबाजी के दम पे। चेतेश्वर, मैंने आपसे मिड इनिंग शो में पूछा भी था कि उम्मीद कितनी, आपने कहा बहुत कम। और वो इसीलिए क्योंकि इस तरह के स्कोर बहुत कम चेस किए जाते हैं, सिर्फ एक बार हुआ आईपीएल के इतिहास में। और देखिए 250 का स्कोर चेज करना आसान नहीं होता और उसके लिए आपके पास टॉप ऑर्डर में फायर पावर होना चाहिए जो एक्चुअली एलएसजी के पास था। बट जो बैटिंग में उन्होंने बदलाव लाया बैटिंग ऑर्डर में, उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। आयुष बदोनी को आप आगे नहीं भेज सकते जब 250 का स्कोर चेज करे, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बट आपके पास ईडन मार्करम जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है जो ओपनिंग नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही गलत निर्णय हो गया था वहाँ पर। दो बैटर्स दोनों लगभग एक जैसा स्कोर बनाते हैं तो फर्क कर पाना बहुत मुश्किल। लेकिन प्रियांश आर्या को जेन नेक्स्ट के स्टार्स में अब कहाँ रेट करेंगे आप इस पारी के बाद? डिफिकल्ट है, बट जिस हिसाब से ये बैटिंग कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनके पास उनके शॉट्स हैं, यानी काबिल तारीफ है। क्योंकि इस एज में गेम की इतनी मैच्योरिटी रखना और उनको पता है कि मुझे कौन से बॉल पे कहाँ मारना। और मेन चीज़ है इनके पास पुल और कट दोनों है और ऑफ स्टंप के बाहर भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ये नहीं है कि आप ऐसे बैट्समैन हो, अगर बाउंड्री यानी प्लेयर सिर्फ दो बाहर हो तो आप लप्पे मार के होता ना कि रन बना लिए ख़त्म करते। बट ये मुझे नहीं लगता ये ऐसे बैट्समैन है। ये टेक्निकली काफ़ी साउंड बैट्समैन है। इनके पास पुल अच्छा है, इनके पास कट अच्छा है और ऑफ स्टंप पे जो ये पैर खोलते हैं, अपने आप को जगह देते हैं और पुल करने के लिए भी अपने आप को इतना टाइम देते हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट में ये आएंगे। ये जो जेन नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम पहले वैभव की बात कर रहे थे, पर मुझे लगता है प्रियांश आर्या जो लास्ट साल भी उन्होंने बैटिंग की है, उसके बाद इस साल भी, यानी मैं रेट करता हूँ टॉप 3 के अंदर इन्हें। और देखिए बड़ा क्लीन हिटिंग करते हैं। उनकी जो जिस तरह से बैकलिफ्ट है, जहाँ से बैट नीचे आता है, वो बहुत अच्छी तरह से आर्क क्रिएट होता है। और उसी की वजह से देखिए उनका जब बल्ला ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो ऑफ साइड में भी वो बैट उनका खुला रहता है। उसकी वजह से दोनों साइड ऑफ द पिच उनको आसानी होती है शॉट्स खेलने में। और देखिए बेहतरीन खिलाड़ी है, लेंथ अच्छी तरीके से पिक करते हैं, क्लैरिटी बहुत है उनकी बल्लेबाजी में। और हल्की सी भी गेंद अगर छोटी होती है तो वहाँ पर ये पुल शॉट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग की तरफ और मिड विकेट की तरफ, तीनों जगह पे वो ऑन साइड में उनका जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। बहुत कम खिलाड़ी के पास तीनों साइड वो रेंज होती है और टैलेंट तो बहुत है। और आगे जाके अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो फ्यूचर उनका ब्राइट रहेगा। अकेले तो काम नहीं कर सकते थे। अगर 254 पे पहुंचे तो कूपर कॉनली के साथ वो जो 182 रन की इस सीजन की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली। बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। क्या इंप्रेसिव लगा? एंड एज एन ऑपोजिशन कैप्टन कितना मुश्किल होता है इस तरीके से जब दो लेफ्ट हैंडर्स ऑपरेट कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कूपर कॉनली जब स्टार्ट में आए थे ना, तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने चांस भी दिए थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट उसके बाद जो उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की है, और हम इसी बात की बात कर रहे थे कि ये ऐसा प्लेयर है जो पैर नहीं निकालता, ये खड़े खड़े अपने शॉट खेलते हैं और वो पावर और वो स्ट्रेंथ दिखाई है। और ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो खड़े खड़े ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलते हैं। सो मुझे लगता है कि जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा था ना, तो उसको उसकी इनिंग को पूरा करने के लिए नॉन स्ट्राइक पे भी कोई होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट किया है। ये T20 का गेम बहुत निर्दयी हो सकता है गेंदबाजों के लिए, इसलिए मैं उमेश की तरफ नहीं, चेतेश्वर आपकी तरफ जाऊंगा। 32 रन। बात चल रही थी कि क्या आयुष बडोनी की जगह पहले मार्करम को ला सकते थे, पर समझ में आया क्यों नहीं। नहीं देखिए तभी बिल्कुल ला सकते थे, तभी वो एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बट ये गलत समय पे उनको गेंदबाजी में लाया गया। 15वीं ओवर मेरे ख्याल से उसके आसपास थी, तो वहाँ पर ईडन मार्करम दोनों सेट बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। उस विकेट में बहुत मुश्किल था उनके लिए। राइट, एक और मोमेंट, वो 19वां ओवर। राइट, अब मोहम्मद शमी, हमारी ऑफ एयर बात भी हुई थी उमेश। एक गेंदबाज जिसको अगर कंडीशंस अच्छी मिल जाए तो बैटर के पास विकल्प नहीं, कोई आंसर्स नहीं। बट 19वां ओवर बहुत सारे रन लेके आया। इवन शमी, ऐसा लग रहा था उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि इस पिच पे मैं कुछ भी ट्राई कर लूं, लेकिन आज वो बात नहीं बनेगी। एज अ फास्ट बॉलर टूर्नामेंट इतना बड़ा होता ना, आपके टाइम में, आपके मैच में एक ऐसा दिन आएगा जब आप काफ़ी सारे रन खाओगे, बट इसका मतलब नहीं होता कि आप खराब बॉलर हो। मुझे पता है कि शामी ने हथियार नहीं डाले, बट वो आउट ऑफ ऑप्शन हो गए थे, क्योंकि जो वो चाहते थे
कहते हैं ना एग्जीक्यूट नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लोअर बॉल ट्राई करते, काफ़ी वाइड भी डाल दिए उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ओवर तो ख़त्म करना पड़ेगा। बट उसके साथ जब जब वो विकेट के अंदर आए तो बैट्समैन रेडी था वो जिस चीज़ के लिए, और जो यॉर्कर भी कोशिश की पर गिरती नहीं। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिन जिस दिन नहीं होता ना, आप कोशिश तो सारी करते हो। एज अ फास्ट बॉलर मुझे ही पता है कि मेरे साथ भी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई, तो उस दिन मुझे लगता है कि आज शामी का दिन नहीं था। उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया, बट आज वो अपने उस मोमेंटम या रिदम में नहीं थे, और जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था एज अ शामी, एज अ फास्ट बॉलर इतने एक्सपीरियंस है, वो आज हुआ नहीं। तो आज मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनको भी हर्ट करेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाले मैच में उससे पहले वो बैठेंगे, सोचेंगे क्या गलतियाँ की हैं आज मैंने। एलएसजी का बॉलिंग अटैक जनरली बहुत इंप्रेसिव रहा है इस पूरे सीजन। इस परफॉर्मेंस को अगर आप थोड़ा सा साइड में रख दें तो आप मान के चलेंगे ये सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स में से एक है। आई मीन इमेजिन कि एक इंटरनेशनल पेसर की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े, इस तरह की गहराई है। बट लेट्स जस्ट सी कि किस तरीके से पंजाब ने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए। विजय कुमार वैशाख भी इंप्रेसिव थे, एंड ऑफ कोर्स चतुर चंचल चालाक चहल। देखिए पंजाब ने उनके गेम प्लान बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए, बट वो स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो बना रहा पूरी इनिंग में एलएसजी के बल्लेबाजों के ऊपर। और कोई भी बल्लेबाज सेट होकर बड़े स्कोर या तो बड़ी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए एडन मार्करम को छोड़ के जिन्होंने 22 गेंदों में 42 रन किए, उसके अलावा एक भी इनिंग ऐसे नहीं आई कि जहाँ पर ऐसा लगे कि बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है। बट तारीफ़ करनी होगी जिस तरह से पंजाब के गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी करी। लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार तीसरी हार है उमेश उनके लिए इस सीजन। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम यहां से, क्योंकि नेट रन रेट को भी क्षति पहुंचाई है इस तरह की हार ने। गेंदबाजी की हमने अक्सर बात की है उनकी, लेकिन आज 250 रन उन्हें भी पड़ गए इस तरह की सरफेस पे। आगे का रास्ता क्या है उनके लिए? क्या कॉम्बिनेशन सही खिला रहे हैं? क्या बैटिंग में कुछ और बेहतर कर सकते हैं? क्या गेंदबाजी में किस तरीके से कप्तान यूज कर रहे हैं अपने बॉलर्स को, वो बेहतर हो सकता है? इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये ऐसा बॉलिंग अटैक है जिसने 200 रन नहीं दिए, और हम उसके बाद बात भी कर रहे थे कि ऐसी टीम है जिसने 200 नहीं बनाए, 200 भी बनाए, जस्ट टच कर 250 भी दिए। तो T20 यानी IPL ऐसा ही है, आप किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। यहाँ पे हर दिन रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बेटर था, फिर भी थोड़ी बैटिंग देखने को मिली, 200 रन बनाए, पर जिस हिसाब से विकेट था मुझे लगता था थोड़ा और बेटर कर सकती थी लखनऊ जायंट्स। और मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रहा है उसको ना करते हुए जो आपके ओपनर थे आप उनको ही भेजते, और जो मिडल ऑर्डर था उसको वैसे करता। मेन आपका इशू है वो है पूरन, क्योंकि पूरन के बैट से रन नहीं आ रहे। आज विकेट इतना फ्लैट था, मुझे लगा कि अगर चलो जीतते भी नहीं तो अगर पूरन शायद थोड़ी अच्छी बैटिंग करते, थोड़ा टाइम लेते और अपने आप को ये बोलते कि चलो मैच खत्म नहीं कर सकता, पर मुझे जो नॉक चाहिए, जो मुझे रन चाहिए और जो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं वहाँ यहाँ से लेता हूँ, तो शायद नेक्स्ट मैच में काम आए। देखो मैच तो पहले 6 ओवर में ही हाथ से जा चुका था, क्योंकि जिस हिसाब से रन चाहिए थे आपको उतने रन आए नहीं थे, क्योंकि उस स्ट्राइक रेट से आपने रन नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि एक तो रन बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि 250 रन चेज करना यानी वही है, कहते हैं कि ना 100% में 0.1 कभी गलती से किसी ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी आपके एक ही बार हुआ ऐसे हाँ, तो वैसा कुछ काम था, और हमें पता था कि बहुत मुश्किल होने वाला है। और मुझे लगता है कि बैटिंग अच्छी हो रही है, बट 2-4 चीज़ें हैं, आप जाके बैठिए, बात करिए बॉलर से, जो गलती है उस पर चाहिए। क्योंकि एक बॉलर है आपका जो सेकंड ईयर खेल रहा है, प्रिंस यादव, उसने भी उस विकेट पे बॉल डाली है, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में वो थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि वो जो लड़का सोच रहा था और बाकी बॉलर क्या सोच के बॉलिंग कर रहे थे। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जो ऑप्शंस है आप उस पर स्टिक रहो और क्लियर प्लान लेके अपनी बॉलिंग करो जो उनका। और बैटिंग के भी ऐसे ही मुझे लगता है, आप अपने क्लियर माइंड से बैटिंग करो। रन चेज़ नहीं करेंगे, बट वो कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए था कि हम चेज़ के लिए जा रहे हैं। चेज़ से तो बहुत दूर थे हम लोग। 6:30 बजे फिर से होगी मुलाकात। अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अरीना, नॉट जस्ट अ क्रिकेट स्टेडियम। वहां पे गुजरात टाइटंस कमाल की लय में सामने है, 5 बार के चैंपियंस, लेकिन लगातार अपनी 5वीं हार से बचना चाह रहे हैं और कमबैक की एक और खूबसूरत कहानी लिखना चाह रहे हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में क्या मुंबई इंडियंस ऐसा कर पाएंगे? वेल, गुजरात उस मौके की तलाश में है, जैसा कि दिल्ली के खिलाफ आया, वहां से कैसे सीजन टर्न अराउंड कर दिया है उमेश। लगातार 3 जीत आ चुकी हैं अब। बिल्कुल, वैसे भी T20 गेम में एक विन का ही सवाल होता है, एक मोमेंटम अब जब आपको मिलता है ना तो टीम हमेशा अच्छा करती है। और मुझे लगता है मुंबई टीम भी ऐसी है, अगर उनको एक बार वो विन मिलेगा तो वो गेम टर्न अराउंड कहीं से भी कर सकते। तो और बात रही अहमदाबाद की, हमारे GT टीम की, तो मैच है अहमदाबाद में और GT काफ़ी अच्छा खेलती है अपने घर पे। तो मुझे लग रहा है, और जिस हिसाब से वो बैक टू बैक 3 मैच जीते तो उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई होगा। और मुंबई थोड़ा अंडर प्रेशर होगी क्योंकि वो अवे भी खेल रही है और
जीटी को होम एडवांटेज होगा क्योंकि वो मैच खेल चुके हैं इसके पहले और भी, तो मुंबई को जाके प्लान करना पड़ेगा कैसे खेलना है वहाँ।